आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के लगभग 10 बज रहे थे। सुनसान हाईवे पर एक एसयूवी तेजी से रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल था। कहीं कोई घर या फिर कोई खुली हुई दुकान, खुली तो दूर कोई बंद दुकान भी नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ घना जंगल और एक सुनसान रास्ता। रात का माहौल, ऊपर से बरसात का मौसम। बिजली चमक रहे थे, बादल गरज रहे थे, किसी भी वक्त बारिश हो सकते थे। कुश और आर्या अपने गांव जा रहे थे। आर्या प्रेग्नेंट थी। रास्ते में उनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई। इस वजह से उन्हें जाने में रात हो गई थी। गांव का रास्ता घने और बेहद जंगलों से होकर गुजरता था। उस दिन अमावस की रात थी, इसलिए रात और भी काली और डरा देने वाली थी। बादल गरज रहे थे, किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी। कुश ने गाड़ी तेज चला रखी थी जिससे वो समय पर गांव पहुंच सकें। लेकिन जंगल में एक जगह पहुंचकर उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। कुश ने आर्या को गाड़ी में बैठे रहने के लिए ही कहा और खुद गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चेक करने लगा। गाड़ी चेक करते टाइम उसने फ्यूल टैंक चेक किया तो वो ख़त्म हो चुका था, जबकि उन्होंने चलते टाइम ही फ्यूल पूरा भराया था। तभी आर्या भी गाड़ी से उतर कर आ गई और बोली, क्या हुआ, ये गाड़ी अचानक रुक क्यों गई? इस पर कुश ने कहा, गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है। तो इस पर आर्या बोली, फ्यूल खत्म हो गया? लेकिन हमने तो आते टाइम ही फ्यूल भराया था। तभी कुश कुछ सोचते हुए बोला, हाँ लेकिन खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हमें यहीं कहीं रात गुजारनी पड़ेगी। आर्या थोड़ा डरते हुए बोली, इस बेहद जंगल में? कुश गाड़ी में लॉक लगाते हुए बोला, हाँ हमारे पास और कोई चारा नहीं है। रुको मैं देखता हूँ, शायद आसपास कोई रुकने का जगह हो। कुश अपने मोबाइल की लाइट जलाकर इधर उधर देखता है तो उसे एक घर टाइप का कुछ दिखाई देता है। वो आर्या से कहता है, चलो वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। आर्या उस तरफ देखने के बाद कुश को बोलती है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब इस उजड़े जंगल में घर होना? कुश थोड़ा लापरवाह होते हुए कहता है, हमें क्या लेना देना, हमें तो बस रात गुजारनी है। आर्या ना चाहते हुए भी उसके साथ उस तरफ चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो उस घर के पास पहुंच जाते हैं। कुछ घर का दरवाज़ा खटखटाने वाला ही होता है कि दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और वहाँ लाइट भी जल रही होती है, जबकि आसपास कोई नहीं था। कुश और आर्या जैसे ही अंदर जाते हैं, घर का दरवाज़ा एकदम से बंद हो जाता है और सारी लाइटें बुझ जाती है। कुश और आर्या दोनों ही डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी घर के किसी कोने से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और एक लड़की, जिसका पूरा शरीर जैसे जल चुका था और पूरे शरीर पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे, वो हंसते हुए बाहर आती है और कहती है, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, आखिर तुम आ ही गए। तुमने जो मेरे साथ किया, अब तुम इसके साथ भी वही करोगे ना? उसको देखकर कुश की हालत खराब हो चुकी थी। उसे याद आ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी निशा थी, जिसकी बेटी पैदा होने पर कुश और उसके परिवार वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। तभी कुश हकलाते हुए बोला, निशा तुम? निशा हंसते हुए बोली, चलो तुम्हें याद तो है कि मैं हूँ,
उस दिन तुमने मुझे और मेरी बेटी को जलाकर मार डाला और आज मेरी बारी है। आर्या कोने में खड़े अभी भी उन दोनों को देख ही रहे थे, लेकिन निशा ने एक बार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुश अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। तभी निशा बोली, अब कोई फायदा नहीं, पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग कब समझेंगे। कुश अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और निशा वहीं खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। कुछ देर बाद जब कुश हिम्मत हार गया तो वहीं बैठ गया। निशा को एक पल नहीं लगा उसके सर को धड़ से अलग करने में। निशा ने कुश को मार डाला था। आर्या जैसे किसी पुतले की तरह वहीं खड़ी थी। तभी निशा उसकी तरफ पड़ने लगी। आर्या झटके से पीछे हटने लगी और बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। निशा उसके करीब आ गई और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम्हारी होने वाली संतान बेटी है, ये गांव ले जाकर तुम्हें भी मार देता जैसे इसने मुझे मारा था। ये लोग यही करते हैं, इसलिए इसके कर्मों की सजा आज तो इसे मिलनी ही थी। तुम सुबह होते ही सीधे शहर चली जाना और दोबारा यहाँ कभी भी मत आना। अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देना, बेटियां भगवान का रूप होती हैं। आर्या बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। वो रात भर वहीं रुकी रही और सुबह होते ही वापस शहर चली गई। बाद में उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उसने निशा रखा। जंगल में आज भी वो भूतिया घर है और हर बेटी को बोझ समझने वाले को निशा मार देती है। आर्या अक्सर लोगों से उस भूतिया घर और उसकी चुड़ैल की कहानी सुनाती है, लेकिन ये तो सिर्फ वही जानती है कि वो चुड़ैल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। पिछले 1.5 घंटों से मेरी ट्रेन एक खाली सुनसान जगह पर रुकी हुई है। 2-3 बार ट्रेन से उतरकर मैंने पूछताछ भी की तो पता चला कि ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आ चुकी है, जिसे बनने में फिलहाल थोड़ा समय लगेगा। पर इतना समय लग जाएगा इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। खैर, मेरे बस में तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठा रहा। अंदर ही अंदर मुझे काफी चिंता भी हो रही थी कि मैं किस मनहूस घड़ी में ट्रेन में चढ़ा। तकरीबन और आधा घंटा इंतजार करने के बाद, यानी पूरा 2 घंटा जाया करने के बाद ट्रेन खुली और वापस से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगी। मेरी जान में जान आ गई कि चलो कम से कम अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर के सफर के बाद ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी जहां मुझे उतरना था। ट्रेन के रुकते ही मैं नीचे उतरा तो आसपास का नजारा देखकर कुछ पलों के लिए मैं सुन्न-सा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसी स्टेशन पर उतरा हूं या फिर किसी कब्रिस्तान में, क्योंकि आसपास मेरे अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था और तो और उस ट्रेन से उतरने वाला भी मैं अकेला ही था। खैर, मैं स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। फिर रास्ता मिलते ही मैं स्टेशन से बाहर निकल आया। स्टेशन के बाहर भी नजारा स्टेशन के अंदर जैसा ही था। खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। मैं किसी आदमी की तलाश में आगे बढ़ता रहा, मगर उस रास्ते पर दूर दूर तक, या यूं कहें तो जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ खालीपन ही दिख रहा था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी दूर रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक रोशनी नजर आने लगी। उस पीली सी रोशनी को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो लालटेन की रोशनी है।
पर इस सुनसान रास्ते पर वहां लालटेन किसने जलाया होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। खैर, जो भी हो सकता है वहां जाकर मुझे कोई आदमी मिल जाए। यही सोचकर मैं उस रोशनी की तरफ चल दिया। उस रोशनी के थोड़ा और पास पहुंचने पर मुझे ज्यादा नजर आने लगा तो मैंने देखा कि रास्ते के एक किनारे जल रही उस लालटेन के पास एक आदमी बैठा हुआ है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं तेज कदमों से चलकर उस आदमी के पास जाकर रुका तो पाया कि वो आदमी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है, जिस पर मैंने उस आदमी को आवाज देकर उठाया। मेरी आवाज सुनकर वो आदमी घबराते हुए उठा और बोला, कौन है? इस पर मैंने बोला, जी वो मुझे पुरानी मस्जिद के पास जाना है, तो आप जरा बता सकते हैं कि वो कितनी दूर होगा और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मेरी पूरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, पुरानी मस्जिद? बाप रे बाप, वो तो काफी दूर है। आपको एक स्टेशन बाद उतरना चाहिए था। आप पहले उतर गए। रात में तो अभी आपको कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। उस आदमी की बात सुनकर मैं काफी चिंता में पड़ गया। एक तो ये अनजान जगह, ऊपर से इतनी रात गए मैं कहाँ जाऊंगा। अभी मैं ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, आज ही पहुंचना जरूरी है क्या? इस पर मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम तो नहीं है, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास एक जगह है जहां आप रात भर रह सकते हैं। ज्यादा भाड़ा नहीं है उस जगह का, बस चाय पानी के लिए 100 रुपए दे दीजिएगा मुझे लगा यही ठीक रहेगा। कम से कम इस अंधेरी रात में चलना तो नहीं पड़ेगा और सुरक्षित भी रहूंगा। यही सोचकर मैंने उस आदमी को हाँ बोल दिया, जिस पर उस आदमी ने जमीन पर पड़े लालटेन को अपने हाथ में उठाया और मुझे उसके पीछे चलने के लिए कहा और खुद रास्ते के किनारे जंगलों के अंदर जाने लगा। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर इस घने जंगल के अंदर कौन सा घर होगा, पर चूंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लिहाजा मैं उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर उस आदमी के पीछे पीछे जंगलों के अंदर जाने पर हम दोनों एक छोटे से घर के पास पहुंचे। वो घर काफी छोटा था और उस घर की हालत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, यहाँ कोई रहता भी है? घर की हालत देखकर तो लग नहीं रहा। और ये घर आप ही का है क्या? मेरी इस बात पर उस आदमी ने कहा, जी ये मेरा ही घर है। वो क्या है कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत है ना जंगल में, तो गंदगी फैल जाती है, बाकी घर अंदर से पूरा साफ है। मैंने सोचा कोई और उपाय तो है नहीं, गंदा भी होगा तो भी रहना ही पड़ेगा। खैर, वो आदमी मुझे घर के दरवाजे पर ले गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी उस आदमी के पास थी। उसने ताला खोला और हम दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। वो घर बाहर से जितना गंदा और टूटा फूटा लग रहा था, अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो घर अंदर से बहुत ही साफ सुथरा था। उस घर में एक खाट के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी मैं उस घर को देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, आप काफी थक गए हैं, सो जाइए। इतना कहकर वो आदमी अपनी लालटेन को उस कमरे की एक दीवार पर लटकाकर वहां से जाने लगा, तो मैंने उसे 100 का एक नोट पकड़ा दिया। उसके जाते ही मैंने भी दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे के पास वाली खिड़की को मैंने खुला रखा हुआ था, क्योंकि मौसम गर्मियों का था तो कमरे में थोड़ी हवा आएगी। जिसके बाद मैं
खाट पर लेट गया। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक घड़ी में रात के 10 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था 11 बजे का। हालांकि मैं काफी थका हुआ था, मगर फिर भी मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तलक कुछ भी नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। आमतौर पर तो मैं इतने बजे तक सो जाता हूं, फिर आज ये क्या हो गया है। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में मुझे कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। पहले पहले तो वो आवाज मुझे समझ में ही नहीं आई, पर जब मैंने उस आवाज को ध्यान से सुना तो पता चला कि कोई औरत गाना गुनगुना रही है। पर इतनी रात गए यहां इस जंगल में कोई औरत क्यों आएगी, मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। पर आवाज तो सच में आ रही थी और यहीं कहीं आसपास में से आ रही थी। मैंने सोचा एक बार उठकर देखना चाहिए, लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मगर हैरानी वाली बात कि वहां आसपास कोई नहीं था। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर भी देखा, मगर वहां सच में कोई नहीं था। मजबूरन इसे अपने मन का वहम मानकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाजा बंद करके खाट पर लेट गया। पर पता नहीं क्यों मुझे अब एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मुझे अब ठंड लगने लगी थी, ऐसी ठंड जो सर्दियों में भी नहीं लगती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। गर्मी के मौसम में इतनी तेज ठंड क्यों लग रही है। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी तबीयत बिगड़ गई है, मगर इतनी जल्दी तबीयत कैसे बिगड़ सकती है, ये भी एक सवाल था। अभी मैं बिस्तर पर पड़े पड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर कमरे की खिड़की पर गई तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस खिड़की के ठीक बाहर खुले बालों में कोई औरत खड़ी थी। हालांकि मैं उसका चेहरा साफ तौर पर नहीं देख पा रहा था, मगर उसके हवा में लहराते खुले लंबे बालों को मैं साफ तौर पर देख पा रहा था। अभी मैं हैरानगी भरी नजरों से उस औरत को देख ही रहा था कि तभी कमरे के अंदर जल रही लालटेन की लौ एकदम से बुझ गई। मगर ये कैसे हुआ? उस वक्त कमरे के अंदर जरा भी हवा नहीं आ रही थी, फिर लालटेन बुझी कैसे? सब कुछ मेरी समझ से परे था। लालटेन बुझने के बाद कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया, इतना घना अंधेरा कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। तभी अचानक मुझे मेरे सीने पर किसी का भार महसूस होने लगा, जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो, मगर कौन? अंधेरे में ये देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, इस बला से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। मेरे सीने पर भार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं भगवान का नाम ले रहा था, मेरे सीने पर से भार वैसे वैसे कम होता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब मेरे सीने पर से भार पूरी तरह से खत्म ही हो गया। वजन हटते ही मैं तुरंत उस कमरे से बाहर निकला और जो दौड़ लगाई तो सीधे वहीं रुका जहां एक दो लोग दिखे। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि वो घर शापित है, किसी औरत के चलते वो घर ऐसा हो गया है। वहां एक रात से ज्यादा कोई नहीं रुक सकता और वो आदमी लोगों से पैसा लूटने के लिए मजबूर लोगों को उस घर में ले जाता है। साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी बताया कि पुरानी मस्जिद
यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।